अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ स्टूडियो में तो इस वक्त मौजूद नहीं लेकिन लंदन में मौजूद है हसन अयूब। तो हसन अयूब से हम बात करते हैं। पहले तो पूछते हैं हसन, आपका लंदन प्लान कैसा जा रहा है? लंदन ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है और प्लान भी अच्छा जा रहा है। शॉपिंग करनी थी कुछ दोस्तों अच्छा। के लिए, तो कल हम्म। उनको फोन करता रहा हूँ, फोन नहीं उठाया सही। उन्होंने। तो अब प्लान सही। ये है कि अब उनकी चीजें ड्रॉप कर दी जाएं। ठीक हो गया। हसन, मुझे बताइएगा कि आप तो लंदन में बैठे हैं लेकिन क्योंकि आपका जाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबलाइजेशन है, आपको इस वक्त पता फुल तो टाइम है। फॉलो कर रहा हूँ। यस, आपको पता तो है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जब भी कोर्ट की कोई बात होती है तो कोर्ट के लिहाज से जो कोर्ट के एक सीनियर सहाफ़ियों में नाम आता है, कोर्ट के रिपोर्टर्स जो हैं उनमें आपका नाम सबसे पहले माइंड में आता है। ये जो एक जजेस वर्सेस जजेस शुरू हो गया है, ये कहानी को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कि मतलब कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपने पहले कहा था कि उसमें कोई ना कोई होगी। एक ही दिन के अंदर सब कुछ होता है, एक ही दिन के अंदर जो एक्ट को ऑर्डिनेंस से जो है जल्दी में सब कुछ बदल दिया जाता है। और कल तक जिसको वन मैन शो कहा जाता था या जिस तरह के वर्ड्स यूज होते थे, तो आज भी क्या कुछ वैसा ही नहीं हो रहा? नहीं, वन मैन शो किधर रह गया। अभी भी तो अच्छा। 3 जजेस हैं ना। सीनियर ठीक है। ट्रिब्यूनल जज भी हैं और जस्टिस ठीक है। अमीनुद्दीन खान को भी शामिल कर दिया गया। असल में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले के ऊपर जब रिव्यू लगाना था मखसूस हम्म। नशिस्तों वाले केस का, तो उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो वो हम्म। छुट्टियां उनको जो है वो ज्यादा अजीज थी। तो फिर जारी बात है, अपने मैकेनिज्म जो है वो जो बनाया है, उस हम्म। मैकेनिज्म में अगर किसी जगह कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है, कोई पॉज आ जाता है, तो फिर हम्म। उसको आपने उसमें बेहतरी लेकर आनी है। तो इसलिए हम्म। फिर एक चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया गया कि एक और वो जो नुमाइंदा है वो किसी भी जज को उसमें से अपॉइंट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपॉइंट कर दिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। तो अब इसमें हम्म। कौन सा बड़ा मसला है? इसमें नहीं अभी तो भी मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला फैसला जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिया था। वो ठीक फैसला है। मेरा नहीं है। वो फैसला ठीक। आपने तहरीर नहीं किया, वो जस्टिस ठीक है। मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। तो अब उनको बड़े रिजर्वेशन आ गई हैं। उस ठीक टाइम है। जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला जब फैसला लिख रहे थे, जब उन्होंने हम्म। कहा जी कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है कि वो बेंच तश्कील दे, चीफ जस्टिस का एग्जैक्टली। ये इख्तियार है कि वो किस बेंच के सामने कौन सा केस लगाए। तो ये हम्म। इख्तियार चीफ जस्टिस को मैंने तो नहीं दिए थे अपने फैसले के जरिए, ये तो हम्म। ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दिए थे। तो अब ठीक है, ठीक है। अब गुस्सा किस बात का है? नहीं, गुस्सा अब नहीं। गुस्सा इस बात का, आप कहते हैं कि मैंने बैठना नहीं है, वो उस हम्म। बेंच में बैठूंगा नहीं जो हम्म। नई कमेटी ने तश्कील दी है। ये तो अगर हम्म। चीफ जस्टिस अकेले तश्कील दे देते तो तब क्या है, उन्होंने किसी बेंच पे नहीं बैठना था। लेकिन देखिए, आप तनख्वाह ले रही हैं अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से। हम्म। आप अपने घर से कोई जो है अपनी जायदादें बेच के नहीं यहाँ पर बैठे थे ना। आपने तनख्वाहें लेनी है टैक्स पेयर के पैसे से, तो फिर आपने अवाम को सर्व करना है। ये इसमें हम्म। चॉइस नहीं है। इसमें ठीक चॉइस है। नहीं है आपकी। हाँ, हम्म। आपने काम करना है और काम करना होगा, या इस्तीफा दें, घर जाएं। ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है ना। अगर ठीक आपने हो गया। काम नहीं करना, नहीं, सैलरी आपने हसन, लेनी है, या एक सैलरी वक्त लेना खत्म कर दें। लोग तो एक्सटेंशंस मांगते हैं, लोगों की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम हो जाती है। अब 2/3 मेजोरिटी के लिए बहुत कुछ किया जाता है, इलेक्शन एक्ट को बदल दिया जाता है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो इस्तीफे देना इतना आसान थोड़ी होता है। कुछ तो बात है इस कुर्सी के अंदर कि लोग एक्सटेंशंस भी मांगते हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स के ऊपर एक आपने जो बात कर दी ना एक्सटेंशन की, तो यहीं पर अब रुके ना। अब बात जी। करके निकलने ना, यहाँ पर रुक नहीं जाए। नहीं, अब मैं बताएं बताता हूँ आपको। बताएं। देखिए, आईनी तरमीम तो इंशाल्लाह हर कीमत पर हो जाएगी। और अच्छा। आईनी तरमीम का पर्पस ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि जुडिशल रिफॉर्म्स हैं। इस ठीक है। वक्त मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, जिसको जुडिशल एक्टिविज्म कहा जाता है। हम्म। अब इस किस्म की जब आपने हर काम के अंदर मुदाखलत करनी है, हर काम में आपके ही वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो हम्म। ठीक है, जुडिशल रिफॉर्म्स होने जा रही हैं। ये एक बड़ा नादिर मौका है। जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से ये जो है आईनी तरमीम तो होकर रहनी रहनी है। ये अच्छा। हर कीमत पर होगी, चाहे ठीक है। मौलाना फजल रहमान इसका साथ दें, अच्छा। चाहे मौलाना फजल रहमान इसका साथ ना दें। तो हसन, बंदे कैसे पूरे होंगे? नंबर किस तरह से पूरे होंगे? मैं वो भी बता देता हूँ ना आपको, मेरी बात कंप्लीट तो करने दें मुझे। देखिए, मौलाना फजल रहमान अगर साथ नहीं भी देंगे, तो तब भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम इसका नाम दिया गया है, तो ये 26th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हो जानी है। अब ये ठीक क्यों है। हो जानी है? क्योंकि आपके शायद इल्म में है कि 63A वाला जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। सही 30 सितंबर उस केस की समाअत होनी है। है। और मोस्ट लाइकली जितने जजेस के ऑलरेडी जो है वो व्यूज हैं, जितने लॉ एक्सपर्ट्स के व्यूज हैं, जितने रिटायर्ड जजेस के व्यूज हैं, उन तमाम को कीपिंग इन माइंड, जो हम्म। ये फैसला 63A वाला सुनहरा फैसला दिया हुआ है, इसने हम्म। रद्दी की टोकरी में जाना है। इस फैसले ने रिकॉल होना है। और जब ठीक ये है। फैसला रिकॉल होगा, तो हम्म। फिर
जो बहुत से लोग हैं वो अपने जमीर के मुताबिक, अपनी जमीर को जगाते हुए आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे, क्योंकि इससे जुडिशल रिफॉर्म्स होनी है। और जुडिशल रिफॉर्म के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अवाम के हकीकी मसाइल को जो है वो केटर करेगी, लुक आफ्टर करेगी। यहाँ पर दादे ने जो केस फाइल किया होता है तो पोते की बारी आती है, तो नंबर लगने के लिए लोगों को 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है वंस फॉर ऑल इससे डिसाइड होना है, और मैं इंशाल्लाह जल्द इस आईनी तरमीम को होता हुआ देख रहा हूँ। ये आई बिलीव के अगले महीने इस टाइम तक ये आईनी तरमीम हो चुकी होगी इंशाल्लाह। ठीक है और इस टाइम तक आईनी तरमीम होने के बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा होगा। ठीक है, रावी साहब तो चैन लिखेंगे। रावी साहब से हम पूछते हैं कि एक हम लोग लॉ के प्रोफेशन में सुनते हैं फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री, तो अब ये चाह रहे हैं कि फ्रूट तो हमें मिले, पॉइजनस ट्री को जो है वो हम साइड पे कर देते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी फ्लोर क्रॉसिंग करके अगर किसी को वोट देता है तो उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन वोट उसका काउंट होगा। डोंट यू थिंक कि ये चीज़ कल को इनके अपने गले भी पड़ सकती है? लाइक ये कोई समझ नहीं आ रही कि इस बात का मकसद क्या होगा कि एक इंसान एक तो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि जी इसके वोट को तो मानो, लेकिन इसने जॉब कर दी उसके बाद इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। इस पर आप जी क्या उसकी कहेंगे? पेनल्टी है ना जी, उसका कॉन्सिक्वेंस है। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपने वोट कास्ट कर दिया तो ठीक है आप डी-सीट हो जाए, लेकिन पार्टी पॉलिसी का मतलब ये तो नहीं है पार्टी कल कह दे कि जी कुएं में छलांग मारो तो पीछे रुकन जो है वो कोई गाय या भैंस है या भेड़ बकरी है कि वो कुएं में छलांग लगा दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा इसके अंदर अगर आपके पास आपका जमीर की आवाज कहती है कि ठीक है आपको नशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा, और इसके बावजूद भी कोई शख्स इतनी मोरल करेज दिखाता है, अपनी नशिस्त को अपने हाथ से जो है वो गंवा बैठता है, इसके बावजूद अगर वो वोट कास्ट करता है, तो फिर मेरे ख्याल से वो शख्स खराज तहसीन का मुस्तहिक है, ना कि उसको आप कह दें जी कि उस बंदे ने जो है कोई गद्दारी की है। गद्दारी तो तब होना कि वोट भी दे दे और वोट शुमार भी हो जाए और वो डी-सीट ना हो, फिर तो कह दें जी बंदे ने सौदा कर लिया। लेकिन एक बंदा इन अ कॉन्सिक्वेंस अपना इतना बड़ा ओहदा यानी रुकन पार्लियामेंट होने से हाथ धो बैठता है, तो मेरे ख्याल से ये बंदा फिर जो है वो सलाम का मुस्तहिक है। वो किसी जो है उसके ऊपर आप बोहतान या इल्जाम या किसी किस्म की जो है ना उसने कोई जो कहते हैं ना कि कलंक अपने मुंह पर नहीं लगाया। ठीक है, मुझे बताइएगा, आपने तो ये भी कहा था माजी में कि जो रिजर्व सीट्स हैं इनमें से एक सीट भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी, लेकिन अब तो जो फैसला आया आई गेस 72 पेजेस या 70+ पेजेस के ऊपर जो मबनी फैसला है उसमें तो हर चीज़ को वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ आई। और अगर हम देखें कि अगर मैं कल रात को काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम देख रही थी, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहिब के कुछ वीडियो पैगाम जारी किए जिसमें यह था, थोड़ी जलसों की कुछ क्लिप्स उन्होंने लगाए जिसमें यह था कि वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना है। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि ये फैसला आपको मानना पड़ेगा। फिर और लोगों की भी वीडियोस उसके बाद चली जिसमें यही था कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो आपको मानना पड़ता है। लेकिन इस दफा जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया, जो कि कल तक आप खुद कहते थे कि मानना पड़ेगा, अब उसको मानने में क्या इतना इशू आ गया है कि जी हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जबकि बड़ा वजाहती फैसला है। अच्छा, आपके जो पीछे ना लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक मखसूस नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी बस इत्तेहाद तीसरी कौंसिल दफा को कह नहीं रहे हैं, मिलेगी। लेकिन अब तो मिल रही ये है। पीछे लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ बहुत बड़ा वाजे वाजे मुझे नजर आ रहा है। आप देखिए तो सही ना पीछे, आप पीछे देखती है मेरे ख्याल से आप कलर ब्लाइंड हो जाती है। नहीं, मैं कलर ब्लाइंड नहीं होती। मैं ऑनेस्टली मैं इस वक्त आपको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आपके पीछे एक बड़ा प्यारा नाम लिखा हुआ है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ है। अच्छा, तो वो अगर आप देख लेना, आप पीछे देख लें तो वो आपको नजर आ जाएगा कि एक नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। और मजे की बात और की, अगर मिल गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद हैं या सुन्नी कौंसल इत्तेहाद कौंसिल के आजाद हैं, ये दर हकीकत मादर पिदर आजाद हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, मादर पिदर आजाद हैं। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो काशिफ अब्बासी साहब ने शो किया, तो मैं वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह किसी दिन काशिफ भाई मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाए ना इस मौजू के ऊपर, इस मौजू पर, या मैं हम उनको बुला देते हैं, दावत देते हैं। आई वुड लव टू हैव सम चिट चैट विद हिम। 101 बैठे काशिफ भाई, इस पर बात करते हैं ना काशिफ भाई के साथ, तो इस पर कानूनी आईनी पहलू सारे वो जांचते हैं। उसमें हम आर्टिकल 51 को भी जो है वो खोलते हैं, फिर आर्टिकल 106 को भी खोलते हैं, फिर आर्टिकल 63 को भी खोलते हैं, फिर आर्टिकल 185 को भी खोलते हैं। इस फैसले के ऊपर आए ना काशिफ भाई, काशिफ भाई बैठे मेरे साथ, फिर मैं बताता हूँ, मैं उनको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मैं उनको बताऊंगा,
मैं उनको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और हमारा अदालती फैसला क्या कह रहे हैं। तो बात ये है कि ये आपकी अपनी चॉइसेस नहीं है। जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने चीजें बड़ी वाज़ेह लिख दी हैं, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते। और जो उनसे बाहर जाते हैं, जो उनसे बाहर जाकर फैसले देते हैं, वो फैसले रद्दी की टोकरी की जीनत बनते हैं, बस इससे ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पे आपसे क्या बात करूं, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला आया, इसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ अंजाम देने में या इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। तो ये बात तो अब इस तफसीली फैसले में भी आ गई है, और ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो वो जो 8 फरवरी को एक धांधली हुई है उसके ऊपर दोबारा से चीज़ों को ओपन कराएंगे। तो इससे भी क्या हुकूमत को कोई ख़तरा है या कोई रीज़न है जिसकी वजह से कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ जाता है, एक ही दिन के अंदर एक्ट से ऑर्डिनेंस में वो जो है फ़ौरन ऑर्डिनेंस उस पर हावी हो जाता है, फिर इलेक्शन एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो अभी यही रीज़न लग रहा है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री तो लगाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये तो मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट ने पहला या दूसरा को ऑर्डिनेंस जारी किया है। इससे पहले तो उन्होंने ऑर्डिनेंस इस गवर्नमेंट ने कम से कम जारी नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम रहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तफ्तीशी इदारा है, कोई तहकीकाती इदारा है, कोई इंक्वायरी की है उन्होंने? जिन जजेस ने ये बात की है उन्होंने इंक्वायरी नहीं की ना। तो इंक्वायरी किए बगैर, इस चीज को परखने के बगैर आपने इल्जाम आयद कर दिया। जजेस को खुदा तो नहीं है ना, जजेस मेरी और आपके इंसान है। अपने फैसले देते हुए अपने फैसले, कुर्सी पे बैठ जाने से इंसान को मोतबर नहीं हो जाता, उसके अपने एक्शंस और उसकी बातों से मोतबर होता है। तो जनाब मोहतरम जजेस साहब को इससे पूछा जाए कि जनाबे आली आप ये बताएं कि कहां पर इंक्वायरी कराई है, तो आपने एफआईए से तहकीकात कराई हैं, आपने पुलिस से तहकीकात कराई हैं, को आपने कमीशन बनवा के उससे तहकीकात करवाई हैं। अगर आपने तहकीकात नहीं करवाई, अगर आपने तहकीकात नहीं कराई, तो आपने ये फैसला देकर आपने महज विदाउट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी आपने इल्जाम आयद कर दी है, जिसका इख्तियार आपको आईने पाकिस्तान नहीं देता। और पहला जो फोरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है किसी भी इंतखाबी उजरदारी के ऊपर, किसी भी जो इलेक्शन डिस्प्यूट के ऊपर, वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। तो जनाब आप कहां से बीच में आ गए? आप हैं कौन? आपको आईने पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही हम प्रेसिडेंट्स बना के अगले केसेस में लाते हैं। अब हम क्या कहें कि जी जिस वक्त कत्ल हुआ वहां पे क्या जज मौजूद था, जज ने अपनी आंखों से देखा कत्ल होते हुए? ऑन रिकॉर्ड जो चीजें होंगी जज उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला देगा। और 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में हुआ तो पूरे पाकिस्तान ने देखा हसन किस तरह से धांधली हुई। फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाला जो एक इशू है उसको खोले ना, फॉर्म 47 फॉर्म करें। इसके अंदर कौन सा रिकॉर्ड था जी, मुझे बताएं, मुझे रिकॉर्ड क्या था इसके? अच्छा, इसके अंदर अवाम के रिकॉर्ड कह दिए ना, आप मुझे बताओ क्या रिकॉर्ड में क्या चीज सामने आई? भाई सारी सीटें ये जो ये आजाद उम्मीदवार थे, इन्हीं का इशू था ना। सब आजाद उम्मीदवारों ने खुद कहा कि जी हम पीटीआई के लिए थे। अदालत के सामने ऑन रिकॉर्ड आपने कहा ना, क्या रिकॉर्ड है बताओ? जजेस ने जो फैसले करने ऑन रिकॉर्ड करने या नहीं करने, या उन्होंने किसी की ऑन रिकॉर्ड करते हैं ना, इन्होंने, इनके पास रिकॉर्ड नहीं था फिर भी फैसला कर गए ये वाला। मेजोरिटी उस तरफ रहे ना। काजी साहब ने खुद कहा कि जी ये सीटें तो ये मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है, बल्ले के निशान की। तो वो जज है क्योंकि उसने फैसला दे दिया जी मैंने कत्ल ठीक किया है, तो वो कत्ल जायज हो गए हैं। ये नहीं हो सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं, आपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। ये आपकी कोई सल्तनत नहीं है, हम आपकी कोई रया नहीं है। आप हमें इंसाफ फराहम करने के लिए बैठे हैं। आपकी तनख्वाह सुजैन साहिबा आप, मैं, या पाकिस्तान की आवाम पे करते हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी। और हम लोग फैसले करने के, और आप एक्सटेंशनें मांगते हैं तो फिर इस अवाम को तकलीफ होती है। और जब हम इनकी तनख्वाहें और इनकी हर चीज अखराजात को हम लोग पे करते हैं तो फिर आईनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बनता है, तब भी अवाम को तकलीफ होती है। तो ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 56 मुमालिक में दुनिया में, एक मिनट आपको पता है दुनिया के 56 मुमालिक में इस वक्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, पता आपको, जो पैरेलल है सुप्रीम कोर्ट। अफोर्ड कर सकते होंगे क्या 56 मुमालिक में? 56 में क्या वो 56 के 56 मुमालिक में इस टाइम वो दुनिया बेवकूफ है? वो जो ये केसेस खत्म हुए, नैब के केसेस खत्म हुए, या आप उसकी बात कर रहे हैं कि ये नलायकी थी जजिस की, बल्ले का निशान छिन गया, ये नलायकी थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। उसमें फैसला जी सरे फहरिस्त आता है जफर अली शाह केस के अंदर। जफर अली शाह साहब जाते हैं जी कि ये मार्शल गैर आईनी लगा, तो वहां पर क्या फैसला देती है हमारी अदलिया?
हमारी अदलिया फैसला देती है कि ये मार्शल लॉ भी ठीक लगा है, ठीक है। और एक पेज का लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बना दिया एलएफओ बनाकर, वो कहते हैं जी कि आपने मुल्क को एक एक पेज के आइन साइड पर है, ये एक पेज का जो आपका जो एलएफओ है इसके तहत आप मुल्क को चला सकते हैं इस फैसले की वजह से। अच्छा, फिर जनाब होता ये है कि ये मखसूस नशिस्तों वाला केस आता है। मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर, ठीक है, वो ऐसा फैसला दे देती है हमारी अदलिया कि 185 की अपील में 187 को इन्वोक करते हैं, आप अपील्स को डिसमिस कर रहे हैं और इम्प्यून ऑर्डर को सेट साइड कर रहे हैं। ऐसे फैसले जब आते हैं तो जो यहाँ पर बरतानिया के अंदर वकला है वो कहते हैं यार ये क्या मुल्क है तुम्हारा, लोग जग हसाई होती है। फिर आप ट्रायल के बगैर एक प्राइम मिनिस्टर को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ऐसे फैसले भी हमारी अदलिया करती है। फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी निकालते हैं, खाली ऐसे ट्रायल के बाद डिस्क्वालीफाई नहीं होती, उसके लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकालनी पड़ती है। तो देखिए ये चीजें सुजैन, देखिए आइन और कानून के मुताबिक अगर आपने काम करना है तो फिर आपको स्ट्रिक्टली विद इन दी जो गाइडलाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन दी गाइडलाइंस ऑफ द जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंदर आपने काम करना होता है। इसीलिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस ये जो सियासी मुकदमात हैं इनसे बाहर निकलें, और ताकि सियासी मुकदमात के लिए एक अलग कोर्ट बन जाए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पे नहीं होना चाहिए जब हम सब एक काजी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनको एक्सटेंशन देनी है, उनको अकोमोडेट करना है, क्योंकि ख़तरा यह है कि मंसूर अली शाह साहब अगर आ गए तो 8 फरवरी की जो धांधली है वो खुल जाएगी। तो या तो ये होना कि काजी साहब कहें कि जी मैं अब यहाँ से रिटायरमेंट लेता हूँ, ना मैं कोई एक्सटेंशन लूंगा, ना मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाऊँगा, तो फिर ये जो PTI की या मेरे तरह के लोगों की रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सिर्फ एक इंसान को अकोमोडेट करने के लिए कभी कानून में तब्दीली कर दी जाती है, कभी इलेक्शन एक्ट में कभी तब्दीली कर दी जाती है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर दी जाती है। तो सारा प्रॉब्लम ही काजी फाइज ईसा साहब की वजह से, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की वजह से हो रहा है। तो अगर वो कह देते हैं कि सॉरी जी आई डोंट वांट योर एक्सटेंशन एंड आई डोंट वांट एनी सीट इन एनी कोर्ट, तो फिर तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब मैं ये कहूंगा जितने इल्जामात काजी साहब ने आज तक नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन लूंगा, पहली बात तो उन्होंने एक्सटेंशन कभी मांगी नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, काजी साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगाया जाए, ये बात भी गलत है। अच्छा, काजी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो है ये चीजें जो है ये तस्लीम मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। काजी साहब ने एक दफा ये बात की है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ये काजी साहब से मेरी अपनी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा जी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा जी मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब ये बातें होंगी अब, लेकिन जितनी मर्तबा आप जैसे लोगों ने यानी पिछले 2 महीने से बार बार ये बातें कर रहे हैं कि काजी साहब की वजह से हो रहा है, तो बिल्कुल मैं गवर्नमेंट को कहूंगा जी काजी साहब को ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगाएं, जिनकी तकलीफ उनको हो रही है, क्योंकि आइन पसंद कानून पसंद जज हैं आप। काजी फाइज ईसा साहब जो है एक बेहतरीन जज हैं, उनके ऊपर जो है कीचड़ उछालने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और काजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह लगाना चाहिए। और काजी साहब एक इंतहाई अच्छे इंसान है। काजी साहब जैसा टेक्स्ट बुक जज जो है वो आज पाकिस्तान की जो जितने भी जुडिशियल अरीना है वहां पर आपको मिलेगा नहीं, इतना टेक्स्ट बुक जज जो है। लेकिन ऐसे जज के ऊपर इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इनका इलाज यही है कि ऐसे जज को ही इनके ऊपर मुसल्लत किया जाए ताकि इनको आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते देखकर तकलीफ हो। तो इनको ताहयात बना देते हैं। हम कहते हैं मंसूर अली शाह साहब, मिस मुसरत हिलाली साहिबा और वो मिस आयशा, ये सब साइड पे हो जाए, ये ताहयात रहेंगे जब तक ये जिंदा है। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। यही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के रहेंगे। सर मक्कू ठपते हैं सारे का सारा, जिस तरह से ये इस फैसले के अंदर इनका गवर्नमेंट का मक्कू ठप्पा गया, तो ये मक्कू ठप्पा यहाँ पे भी कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम खत्म हो, मेरी टेंशन खत्म हो, आपकी टेंशन खत्म हो, ऑडियंस की टेंशन खत्म हो, देखने वालों की हो। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो बहुत ज्यादा, देखो मैं आपको कह रहा हूँ आईनी तरमीम हो जानी है। बंदे पूरे नहीं है, किस तरह आईनी तरमीम होगी? कुछ जादू की छड़ी आएगी, कुछ जस्टिस काजी फाइज ईसा ही लगेंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। उसके अगर किसी का इरादा नहीं भी होगा ना तो मैं वहां पर पुश करूंगा। तो 25 अक्टूबर को ये बात जो है वो पता लग जाएगी कि 25 अक्टूबर को कौन सी नई अमेंडमेंट आएगी, कौन सा नया लॉ आएगा, कौन सी नई होगी। 25 अक्टूबर नहीं, यकम अक्टूबर तक सब कुछ हो चुका होगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, हम यकम अक्टूबर को वेट करेंगे, क्योंकि आपने पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक सीट भी नहीं मिलेगी, जो कि कल परसों एक वजाहती फैसला आ गया और उसमें हर चीज जो है वो ओपन होगी। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया, ये आजाद नहीं है, ये मादिर पैदर आजाद हैं।
ठीक हो गया, सही हो गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रावलपिंडी में अपना एक जलसा करने जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि माजी में कुछ लोगों ने कहा कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, हम ये कर देंगे। वो अटक का पुल भी क्रॉस किया, लाहौर में भी पहुंचे, अली अमीन गंडापुर साहिब की बात मैं कर रही हूँ। तो फिर ये क्या हुआ कि वो इतना उन्होंने कहा कि जी अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, वो तो आ गए और फिर पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। हसन, टीवी लगाओ, एक नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, थोड़ी देर बाद फिर टीवी लगाओ दूसरा। इतना क्या खतरा पड़ गया था, एक उनका जलसा था, करने दें, आपको पूरा दिन टीवी पे बैठना पड़ गया। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था ना, मैं एक बात मैं भूल गया, मेरे ध्यान में भी आई है। आप चलिए ये अच्छा। बताएं, पीटीआई के जलसे, रावलपिंडी जलसे पे बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको याद है जुल्फकार अली भुट्टो केस? जी बिल्कुल। उसमें ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे ना? जी। तो उन्होंने पूरी समाअत के दौरान मुकम्मल इंसाफ की बात क्यों नहीं की उसमें? वैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कंप्लीट जस्टिस की बात क्यों नहीं की वहां पर? कंप्लीट जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट बना ही इसलिए कि कंप्लीट जस्टिस दे सके। तो फिर भुट्टो केस में क्या कंप्लीट जस्टिस छुट्टी पर गया हुआ था? किनके केस में? जुल्फकार अली भुट्टो केस में अभी फैसला उसका है ना? जी। तो क्या कंप्लीट जस्टिस उसमें छुट्टी में गया हुआ था? कंप्लीट जस्टिस ही हुआ है, इतने सालों बाद तो हुआ है, बट कहाँ कंप्लीट कहाँ जस्टिस कंप्लीट हुआ है। जस्टिस हुआ है? 187 इन्वोक करे ना, सजा दें, किसको? अकाउंटेबल ठहराएं अपने किसको जजेस सजा? को, जजेस को जिनकी अलामती सजा सजा दे दें, बनती है उनका तो नाम लेते अलामती हैं, सजा हमारे दें ना, बाल चलते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? अलामती सजा दें। आप कह दें जुडिशल मर्डर हुआ था, आप कह दें कि जनाब जो ये जुडिशल मर्डर है और उनको जो है अलामती तौर पर ये सजा दी जाती है, देना ठीक। क्यों नहीं दी? आप सवाल करें उनसे, बिल्कुल आपको, आपके जहन में अगर ऐसा सवाल है तो बिल्कुल आप उनसे करें। शाह सबको ये कंप्लीट जस्टिस का ख्याल अगर मखसूस नशिस्तों वाले मामले में आ गया है तो भुट्टो केस में क्यों नहीं आया? ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे जहनों में भी हसन फिर वही बात आती है ना कि जब एक जजमेंट मौजूद है जिसमें काजी साहब से कहा गया है कि इमरान खान से रिलेटेड केसेस आप नहीं सुनेंगे, वो फिर भी वो सुनते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस है, इमरान खान का ताल्लुक ही कोई नहीं इस केस से। इमरान खान एमएलए भी नहीं है। बात हो रही है ना, अगर इमरान मैं खान, आपको कह देती हूँ कि हसन आई डोंट ट्रस्ट यू, यू टू लिसन इमरान खान एनीथिंग रिलेटेड टू मी। नॉट इवन चेयरमैन पीटीआई। इस केस में इमरान खान तो चेयरमैन पीटीआई भी नहीं थे, तो इमरान खान के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ये जो धांधली हुई है इसको हटा दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सीटें जो है अपने नाम कर चुकी है। फॉर्म 47 के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनी है जालसाजी के जरिए, वहां पर जनरल फैज हमीद ने मैनेजमेंट की है। ये ठीक 2 है। नंबर हुकूमत है, उनको इस्तीफा देना चाहिए अली मीन ठीक है। गंडापुर को। फिर अगली बात करें फॉर्म 45 47 की। ठीक है, सही हो गया। अब हसन हर चीज तो आपके दिल की मुराद पूरी नहीं होगी ना कि आप कहें कि वहां पे जी फॉर्म 47 से बन गए, इधर सारे कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में जो नून लीग की सीटें हैं वो फॉर्म 47 से बनी है। तो ये तो हम लोगों के एक जो धड़े वराना जो एक हमारे मसले हैं कि किसी को हसन से मसला है, किसी को सुजैन से मसला है, किसी को नून लीग से मसला है, किसी को पीटीआई से मसला है, इस सारे मसलों में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा हसन, टॉपिक पे वापस आते हैं ना। अब ये जो पीटीआई ने कहा है कि हम रावलपिंडी में अपना जलसा करेंगे, इसका आप क्या कहते हैं? ये क्या होगा? ये पावर शो होगा, फ्लॉप होगा, गिरफ्तारियां होंगी, हम पहले से अपने वकला की 491 बना के रख लें, क्या होने वाला है? बस देखिए जो होगा बेहतरी के लिए होगा। मजीद एक्सपोज होने का इनको बड़ा शौक आ गया, तो होने दें इनको। जो थका हुआ जलसा किया इन्होंने लाहौर वाला, तो दिन की रोशनी में जलसा करते हुए जो है ना इनको तबीयत खराब होती है, इनको बुखार चढ़ जाता है। फिर वो लाइटें ऊपर तेज करके लगाकर जो है ना फिर पुरानी फुटेज चिपका कर अपने जलसे को मकबूल करने की दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पीटीआई रेलेवेंट नहीं रही तो है। मैं तो कहती हूँ पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में जलसे करने दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लोगों को पता लग जाए पीटीआई कितने पानी में है। करने दें ना, इनको टाइम दें, इनको जी इररेलेवेंट है इस टाइम पीटीआई, इररेलेवेंट है। ठीक है, तो फिर इररेलेवेंट जमात को छोड़ दें, जहां जलसे करती है करने दें। एनओसीज के ऊपर ये ना लिखें कि 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो है स्कूल का दरवाजा खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, कोई अंदर नहीं आ सकेगा। कोई बात भाई, कोई मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा में कि 3 बजे फिल्म शुरू होगी, 6 बजे खत्म हो जाएगी और 6 बजे के बाद सबको निकल जाना है, ये क्या बात है? इनको करने दें, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। रावलपिंडी में इनके ऊपर कोई, आप लोग कोई कंटेनर सिटी इस्लामाबाद को ना बनाए, रावलपिंडी को कंटेनर सिटी ना बनाए, इनको करने दें जलसे। ठीक है, ठीक हो गया। हसन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ इस वक्त आप लंदन में हैं और आप बहुत खुश हैं और पता नहीं लंदन प्लान अगला क्या आने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ट्रिप बहुत अच्छा गुजरेगा और अनकरीब हम आपसे स्टूडियो में भी इंटरव्यू करेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।